हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी समझ ए टू जेड चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये मेरी पहली वीडियो है और मेरे इस यूट्यूब चैनल का एम क्या है। मेरा एम है कि आपको ना मैं पॉलिटी ए टू जेड समझा सकूं और मैं चाहती हूँ कि ना आप सब यहाँ से इंडियन पॉलिटी को ना एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझ पाएँ। मैंने ना हमेशा देखा है स्टूडेंट्स को ना लगता है कि पॉलिटी ना या तो बोरिंग है या तो टफ है, लेकिन अगर हम इसको पॉलिटी को स्टेप बाय स्टेप समझें रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ तो ये इतनी भी टफ नहीं है। हाँ, तो ये बिल्कुल भी बोरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इसे स्टेप बाय स्टेप रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझा जाए। ये लेक्चर स्पेशली उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे जो यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, नेट जेआरएफ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ना ये सिर्फ एग्जाम्स ही नहीं, अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की जर्नी को ना समझना है तो भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। आपको ए टू जेड समझ में आएगा कि इंडियन पॉलिटी असल में है क्या और ये कितनी इंटरेस्टिंग है, ये बोरिंग या टफ नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, मैं आप सबका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, शुरू करती हूँ अपना पहला टॉपिक हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1600 के आसपास यूरोप ना एक नए युग में एंटर कर रहा था। उस वक्त ना सभी के माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि कैसे एशिया और अफ्रीका तक पहुंचकर वहाँ ट्रेड को कैप्चर किया जाए। और क्योंकि उनको लगता था जो पहले जाकर अपना बेस बनाएगा वही रिचेस्ट और सबसे पावरफुल बन जाएगा। और ना पता है क्या हुआ, इसी दौर ने आखिरकार इंडिया तक ईस्ट इंडिया कंपनी को ला खड़ा किया। 15 टू 16 सेंचुरी में स्पेन, पोर्चुगल, हॉलैंड और इंग्लैंड सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेड के लिए नई नई सी रूट्स डिस्कवर हो रही थी। वास्को डी गामा ने 1498 में जब इंडिया का सी रूट खोजा तो यूरोप की जो आंखें थी ना वो खुल गई। आइडिया क्लियर था, जो पहले जाकर कॉलोनी बनाएगा वही माल और धन कमाएगा, मतलब वो सबसे पहले अमीर हो जाएगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आज के टाइम में देखो, जो सबसे पहले कोई नए प्लेटफॉर्म्स बनाता है सोशल मीडिया के या वो लॉन्च करता है तो सारे यूजर्स क्या करते हैं, उसी के पास चले जाते हैं। वैसे ही उस वक्त जो पहले एशिया अफ्रीका गया, फायदा ना उसी को हुआ। तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यूरोपियन इंडिया ही क्यों आना चाहते थे। इंडिया ना उस वक्त पर सोने की चिड़िया माना जाता था। आप सबको पता ही है कि इंडिया कितना ज़्यादा रिच था। तो उस वक्त इंडिया दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक था। इंडिया के पास था टेक्सटाइल्स, मलमल, सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जो यूरोप में ना सोने से ज़्यादा महंगी बिकती थी। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि यूरोप में सोने से ज़्यादा महंगी बिकती क्या है, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। और उस वक्त पर इंडिया के पास ये सारी चीज़ें थी। इंडिया के पास खुद का सोना था, चांदी, हैंडक्राफ्ट थे, इसलिए इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया। तो आपको मैं अगर एक एग्जांपल दूँ तो सोचिए दुनिया में सिर्फ 100 रुपये हैं, ठीक है, तो उसमें से 24 रुपये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास थे। और ये एग्जांपल नहीं, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। रियल में इंडिया के पास 24 रुपये थे, मतलब 24% जीडीपी का शेयर सिर्फ इंडिया का था। यही वजह थी कि ना सब यूरोपियन पावर्स यहाँ आना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है 1600 के अराउंड। तो 1600 के अराउंड ना इंग्लैंड के जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो ना इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ के पास गए। उन्होंने ना उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमको ट्रेड करने दिया जाए, हमको अपनी कंपनी बनाने दी जाए। तो क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में उन्हें एक स्पेशल लाइसेंस दे दिया जिसे बोलते हैं रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर क्या है? ये ना एक स्पेशल परमिशन थी जो राजा रानी देते थे कि सिर्फ तुम ये काम करोगे और कोई नहीं। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो समझो स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि समोसा ना सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो कैंटीन में बेच सकता है, जो बाकी स्टूडेंट है उनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोनोपोली। ईस्ट इंडिया को भी ऐसी मोनोपोली मिली थी एशिया के ट्रेड पे, मतलब कि तुम ही सिर्फ ना कर सकते हो ट्रेड, बाकी कोई और कंट्री आके यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकती। मतलब यूरोप की अदर कंट्रीज आकर यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगी इंडिया के अंदर। ये सिर्फ तुम्हारा हक है कि तुम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। रॉयल चार्टर का मतलब ये होता है। तो
सिर्फ व्यापारी नहीं, ये थे पॉलिटिकल बैकिंग। ये ना व्यापारी नहीं थे, ये ट्रेडर्स नहीं थे, ये थे पॉलिटिकल बैकिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडर्स की कंपनी थी, लेकिन असल में ना ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट थी। इसके जो शेयर होल्डर्स थे वो पॉलिटिशियंस और बड़े लोग थे, जो स्टेट के क्लोज थे वो लोग थे। कंपनी के पास पता है क्या क्या चीज़ें थी? उनके पास अपनी खुद की आर्मी, खुद के वेयर हाउसेस सिस्टम थे, ट्रीटी साइन करने का जो राइट होता है वो था, और ज़रूरत पड़ी ना तो वो मतलब वार लड़ने की भी पावर रखते थे। तो सोचिए, एक तरफ एक छोटा दुकानदार है जो अपनी शॉप चलाता है, और दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसके पास अपनी पुलिस, अपनी आर्मी और खुद की सरकार का सपोर्ट है। मतलब उनकी जो गवर्नमेंट है उनका भी फुल सपोर्ट है। तो अब मुझे आप खुद बताओ कि दोनों में से कौन पावरफुल होगा? ऑब्वियसली कंपनी होगी, क्योंकि कंपनी के पास पुलिस भी है, उनकी खुद की आर्मी भी है, और साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल तो कंपनी ही होगी। एक छोटे से दुकानदार के पास थोड़ी इतनी पावर है, कंपनी के पास है। तो यहाँ पे इंडिया की ना एक गलती है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, हमने उन्हें एक व्यापारी समझा सिर्फ, मतलब हमने ना सिर्फ उनको ट्रेडर समझा, उससे ज़्यादा नहीं। हमें लगा ये बस माल खरीदने बेचने आए हैं, लेकिन असल में वो इंग्लैंड की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा थे। मतलब वो अपने साथ सिर्फ माल नहीं बल्कि पूरी इंग्लिश सरकार का पॉलिटिकल बैकिंग लेकर आए थे। जैसे अगर आप सोचो कि एक आदमी सिर्फ एक दुकान खोल रहा है और आप नॉर्मल ट्रीट करते हो, लेकिन असल में उस दुकान के पीछे पूरे स्टेट की पॉलिसी और आर्मी का सपोर्ट हो, तो ऑब्वियसली वो आदमी आगे चलकर पूरे मार्केट पे कंट्रोल बना लेगा। तो इसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने भी यही किया। हमको लगा कि ये सिर्फ ट्रेडर्स हैं, बट असल में वो पॉलिटिकल बैकिंग के साथ आए थे। तो आप लोग के माइंड में होगा कि मोनोपोली और एक्सपेंशन क्या होता है। तो रॉयल चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव मोनोपोली दी। मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही एशिया और इंडिया में ट्रेड कर सकती थी, और कोई इंग्लिश ट्रेडर को अलाउ ही नहीं था। इस मोनोपोली के जरिए उन्होंने ट्रेड पर कंट्रोल बनाया, और फिर धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल रूल जो है वो इस्टेब्लिश किया। तो अगर मैं आज के एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाऊं, तो जैसे अगर नेटफ्लिक्स को गवर्नमेंट लाइसेंस दे कि सिर्फ वही जो है वेब सीरीज बना सकता है, बाकी और कोई नहीं, और कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उनको बैन कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि पूरा जो मार्केट है वो नेटफ्लिक्स के हाथ में आ जाएगा। वैसे ही इंडिया का जो ट्रेड था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया था। तो अब आप सबके ना माइंड में एक ही सवाल आ रहा होगा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे पॉलिटिकल पावर थी, तो मुगल ने उन्हें तुरंत खत्म क्यों नहीं किया? क्योंकि मुगल्स के पास तो इतनी बड़ी आर्मी थी, उनके पास पावर भी थी, उनके पास रिसोर्सेस भी थे, फिर उन्होंने इंग्लिश लोगों को रेसिस्ट क्यों नहीं किया? तो इसका बड़ा रीज़न है इंडिया का एसिमिलेटिव कल्चर। मतलब क्या है इसका कि इंडिया ना सबको वेलकम करता था। इंडिया हमेशा से एक एसिमिलेटिव सोसाइटी रही है। हमने हमेशा फॉरेनर्स को वेलकम किया, उनके साथ ट्रेड किया, उनके साथ कल्चर, जो उनका जो कल्चर था ना, उनको रिस्पेक्ट दिया हमने। तो इंडिया पहले भी आउटसाइडर्स जो आते थे उनको मतलब वेलकम करता था। तो इनको यही लगा कि ये जो ट्रेडर्स हैं ये भी ट्रेड करेंगे, और हमको भी प्रॉफिट होगा, इनको भी होगा, और फिर बस अच्छी हम दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन हो जाएगा। क्योंकि जो मुगल्स थे वो खुद भी सेंट्रल एशिया से आए थे, उनका भी वेलकम हुआ था। जो चाइनीज़ ट्रेडर्स थे वो भी आए थे, वो भी आते थे, और पर्शियन और अरब ट्रेडर्स भी आते थे इंडिया। इन सब से हमने दोस्ती की, ट्रेड किया, और कभी बड़ा थ्रेट नहीं समझा। तो फिर अगर मैं आपको समझाऊँ कि जैसे अगर मान लो कि घर में कोई गेस्ट आए, तो हम उन्हें चाय पानी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, उनके साथ बैठकर बात करते हैं। इंडिया का कल्चर भी वैसा ही था, जो भी आया उसको हमने अपनाया। मतलब कि हम हर किसी को वेलकम करते थे, हर किसी के कल्चर को रिस्पेक्ट करते थे। इंडिया में हमेशा हम उनका वेलकम करते थे, हम उन्हें कभी नहीं रोकते थे कि मतलब आप मत आओ, या XYZ ये कंट्रीज आ सकती है लेकिन आप नहीं आ सकते। ऐसा हमारा माइंडसेट नहीं था। हमारा हमेशा से माइंडसेट था कि हम हर किसी का वेलकम करते थे। हमको नहीं पता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक पॉलिटिकल बैकिंग के साथ आई है। वो ट्रेडर्स नहीं थे, वो पॉलिटिकल बैकिंग थे। इसी वजह से मुगल्स ने उनको रोका नहीं, उनका वेलकम किया।
अब हम समझते हैं मुगल ने ब्रिटिशर्स को ट्रेडर्स समझा। जो ये जो आप सब अभी जान ही रहे हो कि जो मुगल्स हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स को ट्रेडर्स समझा। जब ब्रिटिश इंडिया आए तो मुगल को लगा, जो मुगल्स थे उनको लगा ये भी बस एक और व्यापारी कम्युनिटी है जो बिजनेस करने आई है। बिजनेस का मतलब था म्यूचुअल फायदा, मतलब दोनों को फायदा होगा, कि आपको भी फायदा होगा मुझे भी फायदा होगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा तो हमको भी प्रॉफिट मिलेगा, हमें भी न्यू न्यू प्रोडक्ट्स मिलेंगे और नए मार्केट्स मिलेंगे। इसलिए मुगल्स ने उन्हें परमिशन दी ट्रेड करने की। सोचो अगर कोई नया दुकानदार आपके मार्केट में आकर दुकान खोलता है और कहता है मैं अपना माल बेचूंगा, आपका भी फायदा होगा, तो ऑब्वियस है आप तुरंत उससे लड़ाई नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि चलो दोनों का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से मुगल्स ने भी सोचा कि जो ये ट्रेडर्स आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये भी हमारे साथ ट्रेड करेंगे, हम दोनों को प्रॉफिट होगा और अच्छा रिलेशन भी बनेगा, मतलब काफ़ी अच्छा मार्केट मिलेगा हम दोनों को। तो जब मैं अब आपको बताती हूँ जहांगीर स्पोर्ट का सीन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जहांगीर के दरबार में गए तो मुगल कोर्ट वाले उन्हें देखकर ना बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ना उस वक्त इकोनॉमिकली कमज़ोर थे काफ़ी। इंग्लैंड का जो जीडीपी था ना वो इतना छोटा था कि अगर कंपेयर करें तो एक नॉर्मल मुगल नॉबल जितना पैसा रखता था उतना पूरे इंग्लैंड का ट्रेजरी नहीं था। इसलिए मुगल्स को लगा ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनसे ना डरने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस व्यापार है, ये मतलब व्यापारी है, मतलब ट्रेडर्स हैं, ये सिर्फ व्यापार करने आए हैं। जैसे अगर आपके पास एक बड़े मॉल का एम्पायर हो और कोई छोटा स्ट्रीट वेंडर आए समोसे बेचने, तो आप उसको थ्रेट नहीं समझोगे, आपको लगेगा बस छोटा मोटा व्यापारी है। वैसे ही मुगल्स को लगा ब्रिटिश एक छोटी सी कंपनी है। मुगल्स खुश थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ट्रेड के थ्रू टैक्स और रेवेन्यू देते थे, ब्रिटिशर्स खुश थे क्योंकि उन्हें डिविडेंड्स और प्रॉफिट मिलता था, मतलब दोनों को शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो रहा था। इसीलिए मुगल्स ने कभी उन्हें तुरंत थ्रेट नहीं समझा। सोचिए एक लैंडलॉर्ड ने किसी को अपनी ज़मीन पर दुकान खोलने दी और वो उस लैंडलॉर्ड को मंथली रेंट देता है, लैंडलॉर्ड भी खुश है और दुकानदार भी खुश है। अब लैंडलॉर्ड को क्या ज़रूरत है कि उसे मतलब उसको निकाल दो, वो क्यों निकालेगा, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम रेंट मिल रहा है। तो बस यही सिचुएशन थी मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनको टाइम टू टाइम टैक्स एंड रेवेन्यूज दे रही थी, वो खुश थे। ब्रिटिशर्स का एक्चुअल इंटेंट था इम्पीरियलिज्म। मुगल कोर्ट और इंडियन सोच रहे थे ये बस ट्रेड करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन असली प्लान था इम्पीरियलिज्म, मतलब ट्रेड के नाम पर घुसो, धीरे धीरे कंट्रोल लो और फिर पूरे देश पर राज करो। पर ये पॉलिसी ना तुरंत ना क्लियर नहीं थी, ये धीरे धीरे अनफोल्ड हुई थी। जैसे अगर कोई गेस्ट आपके घर आए और बोले मैं 2 दिन रुकूंगा और आप मान जाओ, लेकिन वो गेस्ट ना धीरे धीरे आपका जो ड्राइंग रूम है और किचन है, बेडरूम है, सब अपना बनाता जाए और आप देखते ही रह जाओ। वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश किया। तो इम्पीरियलिज्म क्या है? तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं, क्या ब्रिटिश सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे? नहीं, ट्रेड तो बस एक बहाना था, उनका असली मकसद था लैंड और पॉलिटिकल कंट्रोल लेना। यही कहलाता है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मतलब किसी फॉरेन कंट्री का दूसरे देश के ऊपर पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि रूल करना। शुरू शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा हम बस बिजनेस करने आए हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका प्लान बदल गया। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल ले लें, लैंड भी हमारा होगा, कानून भी हमारा होगा और प्रॉफिट भी हमारा होगा। तो सोचो आपने ना अपनी कॉलोनी में एक दुकानदार को स्टॉल खोलने दिया, पहले वो आपको थोड़ा रेंट देता है, फिर ना वो बोलता है मैं आपके घर के रूल्स फॉलो नहीं करूँगा, अब ये अब यहाँ के रूल्स मैं बनाऊंगा। यही इम्पीरियलिज्म था, मतलब कि रूल्स को फॉलो ना करना, खुद रूल्स बनाना, यही इम्पीरियलिज्म था। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली नहीं थी, उनके पीछे इंग्लैंड की सरकार का पूरा सपोर्ट था। मतलब अगर कंपनी को आर्मी चाहिए, पैसा चाहिए, लीगल परमिशन चाहिए, सब लंदन से मिल जाता था।
क्योंकि इंग्लैंड भी चाहता था कि उनके राज्य का खजाना भरे। एक उदाहरण दूं तो एक क्रिकेट टीम का सोचिए, ठीक है। कंपनी एक ना प्लेयर है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो एक प्लेयर है, और इंग्लैंड गवर्नमेंट है उसकी पूरी टीम, और कोच है जो उसे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो मतलब यही समझ लो कि वो जो कंपनी है वो उनको पूरा पूरा सपोर्ट करती है। जब ब्रिटिशर्स ना जहांगीर के कोर्ट में गए तो पता है क्या हुआ, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने इतना सोना चांदी दौलत देखी जो उनके सपने में भी नहीं थी। मतलब उन्होंने सपने में भी कभी इतना पैसा नहीं देखा था, इतना गोल्ड नहीं देखा था। इंग्लैंड के आम आदमी के लिए रोटी खाना मुश्किल था, और यहाँ मुगल की कोर्ट में सोना चांदी से दरबार सजा हुआ था। ब्रिटिशर्स ने सोचा, अगर इतना पैसा है तो इस देश को कंट्रोल करके हम दुनिया के किंग बन सकते हैं। जैसे आप एक छोटे गांव के आदमी हो और पहली बार मुंबई या दुबई जाओ और लग्जरी कार्स देखो, आपको लगेगा ये तो ड्रीम वर्ल्ड है। वैसे ही शौक ब्रिटिशर्स को इंडिया देखकर हुआ था। मतलब उनको शौक लग गया था एकदम ही देख कर कि इतना पैसा, ओ माय गॉड। मतलब आधे तो मेरे ख्याल से बेहोश भी हो गए होंगे। तो तो अब आता है ना टर्निंग पॉइंट एक, और वो टर्निंग पॉइंट क्या है, वो है नादिर शाह का अटैक 1739। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट हुआ, नादिर शाह का अटैक जो हुआ 1739 में। नादिर शाह पर्शिया का रूलर था। उनने ना दिल्ली पर अटैक किया। उसने इंडिया का इतिहास बिल्कुल बदल दिया। दिल्ली लुट गई, मुगल एम्पायर की गर्दन कट गई। इसके बाद मुगल्स कभी अपनी पुरानी पावर वापस नहीं ले पाए। मतलब ये जो नादिर शाह का अटैक हुआ था ना, इसने इंडिया के इतिहास को चेंज कर दिया था। मतलब वो जो ईयर था ना, वो इंडिया का इतिहास चेंज करने वाला ईयर था। नादिर शाह ने जब इंडिया पर अटैक किया तो वह सिर्फ एक अटैक नहीं था, वो एक डिकैपिटेटिंग अटैक था। प्रैक्टिकली वो गर्दन काट कर गया, कत्ले आम हुआ इंडिया में, यानी बर्बाद हो गई थी दिल्ली कत्ले आम होने के बाद। उसके बाद मुगल कभी भी जागे नहीं। मतलब उसके बाद वो बिल्कुल ही कमजोर पड़ गए। ब्रिटिशर्स ने ये देखा और सोचा, अब तो मुगल्स कमजोर हो गए हैं, मतलब वो बिल्कुल कमजोर हो गए, अब इंडिया को अपने कंट्रोल में लेना और आसान है। तो सोचो, एक स्ट्रॉन्ग लैंडलॉर्ड है जिसका घर बड़ा और पावरफुल है, ठीक है। जब तक वो स्ट्रॉन्ग है कोई उसके घर पे कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन कोई बड़ा गुंडा आता है और लैंडलॉर्ड की गर्दन तोड़ देता है। अब उसके छोटे छोटे किराएदार भी सोचते हैं, अब तो ये घर फ्री है, इस पे हम कब्जा कर सकते हैं। वैसे ही सिचुएशन थी इंडिया की। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की अप्रोच बहुत हम्बल थी। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में गया 1609 में और बोला, सर हमें सूरत में एक छोटी सी फैक्ट्री बनाने दो। मुगल्स ने बोला, ठीक है बना लो। लेकिन धीरे धीरे वही छोटी सी फैक्ट्री से बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। सोचो, आप एक गेस्ट को एक कमरा देते हो घर में रहने के लिए, धीरे धीरे वो गेस्ट किचन, ड्राइंग रूम, गार्डन सब अपना बनाता जाता है, आखिर में आपको ही घर से निकाल देता है। यही ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। शुरू में ब्रिटिश सिर्फ व्यापारी लग रहे थे। मुगल सोच रहे थे ये तो छोटी मछली है, हमको क्या नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन उनके पीछे इंग्लैंड की स्टेट पावर, फंडिंग, आर्मी थी। और जब मुगल एम्पायर नादिर शाह के अटैक के बाद वीक हो गया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को एंट्री और कंट्रोल लेना आसान हो गया। अब आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रेड और इंपीरियलिज्म में डिफरेंसेस क्या थे, मतलब डिफरेंस क्या थे। ब्रिटिशर्स ने शुरू में दोस्ती करके फिर कब्जा कैसे किया, नादिर शाह का अटैक क्यों एक टर्निंग पॉइंट था। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हुआ बैटल ऑफ करनाल 1739 और नादिर शाह का इन्वेंशन, ठीक है। 24 फरवरी 1739 बैटल ऑफ करनाल हुआ। मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह रंगीला के सामने ईरानियन रूलर नादिर शाह आया, और सोचो सिर्फ 3 घंटे के अंदर, आप सोच के देखो, सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही मुगल आर्मी डिफेट हो गई, मतलब हार गई। दिल्ली में डिक्लेयर हुआ कत्लेआम। तो ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट था कि दिस इज समथिंग जो शायद मुगल को कभी भी रिकवर नहीं कर पाया। आप सब इमेजिन करो, एक क्रिकेट मैच चल रहा है और एक तरफ वर्ल्ड कप टीम हो
मुगल्स, दूसरी तरफ एक स्टेट लेवल की छोटी टीम हो नादिर शाह, और वो छोटी टीम सिर्फ 3 ओवर में ही दूसरे को ऑल आउट करते। मतलब दिखने में मुगल स्ट्रॉन्ग थे लेकिन अंदर से वो थे खोखले। नादिर शाह ने ना दिल्ली में कत्लेआम करवाया, मतलब मास किलिंग करवाई, बहुत लोगों को मारा, उस वक्त पर लोगों का खून बहाया, इतना कि दिल्ली का माहौल ही बदल गया। अब आपको पता है, हिस्टोरियन बोलते हैं कि अगर नादिर शाह इंडिया पे अटैक ना करता तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी जल्दी ना इंडिया में स्टैब्लिश नहीं होती। यानी नादिर शाह ने एक तरफ से मुगल एम्पायर की वीकनेस दुनिया को दिखा दी, और ब्रिटिश ने सोचा अरे वाह, अब तो इजी है इंडिया में घुसना, क्योंकि किंग तो बस नाम का है। उनके माइंड में ये चीज बैठ गई कि मतलब मुगल सिर्फ नाम के मुगल्स हैं, वो नाम के स्ट्रांग है, असल में ये लोग तो बिल्कुल कमजोर निकले। तो उनके माइंड में ये आ गया कि अब तो इजी है इंडिया में घुसना, क्योंकि किंग तो बहुत ही कमजोर निकला, वो सिर्फ नाम का था किंग। जैसे घर में हो, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे कमजोर हैं, ताले पुराने हैं, तो चोर को लगता है ये तो आसान है टारगेट। अगर घर मजबूत होगा तो चोर कभी डरेगा घुसने से। उसी तरह मुगल्स कमजोर हो गए थे और ब्रिटिश जैसे आउटसाइडर को लगा अब तो एंट्री मारो, मतलब कि अब मारो एंट्री, क्योंकि अब मुगल्स हो गए हैं बहुत ज्यादा कमजोर, और अब उनको भी इस चीज के बारे में पता चल गया है। नादिर शाह के बाद मुगल्स कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। उनके पास ना रिसोर्सेस बचे, ना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस। पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब कुर्सी खाली पड़ी है और कोई भी आके बैठ सकता है। और हिस्ट्री का एक रूल है बच्चों, पावर कभी खाली नहीं रहती, अगर असली किंग कमजोर हो जाए तो कोई और उस कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर उसके बाद हुआ बैटल ऑफ प्लासी 1757। फिर आई वो बैटल जिसमें ब्रिटिशर्स ने पहली बार अपना डाका बजाया, बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में। ये बैटल बंगाल में हुआ, जहां नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइट की। लेकिन सच बताऊं, ये बैटल जीती ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने नहीं, ये बैटल जीती मीर जफर की गद्दारी ने। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल दूं, तो जैसे क्लास में अगर एक दोस्त तुम्हारे सीक्रेट दूसरे को बता दे तो हम गेम हार जाते हैं, है ना। वैसे ही सिराजुद्दौला हार गए क्योंकि उनके अपने ही मिनिस्टर मीर जफर ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया। इस बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम मिलिट्री से भी इंडिया को हरा सकते हैं। पहले तक ये सिर्फ ट्रेडर्स थे, लेकिन अब इन्हें समझ आया कि हम तो रूलर्स भी बन सकते हैं। उसके बाद इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद आया बैटल ऑफ बक्सर। अब हुआ बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये था गेम चेंजर। क्यों? यह है असली टर्निंग पॉइंट। बैटल ऑफ बक्सर 1764, ये बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ी मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड, नवाब ऑफ और शौजाद उद्दौला और मीर कासिम के कंबाइंड फोर्सेस के साथ, उनके खिलाफ, सॉरी उनके साथ नहीं, उनके खिलाफ लड़ा था। उनके साथ लड़ी तो बात ही अलग थी, उनके खिलाफ लड़ा। और पता है रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जबरदस्त जीत हासिल की। इस जीत की 3 सबसे बड़े रिजल्ट हुए। ये जो जीत थी ना, उसके 3 सबसे बड़े रिजल्ट्स निकले। पहला था शाह आलम सेकंड ने सरेंडर कर दिया, उसको पेंशन पे भेज दिया गया। इमेजिन करो, जो एम्पायर बादशाह था उसको मंथली पेंशन लेके जीना पड़ा। एक एम्पायर जो पूरे इंडिया का मालिक था, उसकी हालत रेड फोर्ट से पालम तक का सुल्तान बन गई। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक दिल्ली के, मतलब आप दिल्ली में, इंडिया में एक गद्दी पे बैठे हो और आप राज कर रहे हो, और कुछ चंद लोग आए छोटे मोटे गरीब से, और उन्होंने इतना सब कुछ चेंज कर दिया कि अब आप उन्हीं से पेंशन ले रहे हो। इमेजिन कर रहे हो आप? वही इनका हाल हुआ था मुगल्स का। और सेकंड था दीवानी राइट्स। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स क्या होते हैं? ये होते हैं टैक्स कलेक्शन राइट्स। मतलब तुम राजा नहीं हो, लेकिन तुम्हारा टैक्स तुम लोगे। और जो पैसा बंगाल के किसान से आता था, अब वो ना लंदन तक जाने लगा। मतलब अब आप समझो कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल तो है, लेकिन स्कूल की जितनी भी फीस है वो एक प्राइवेट कोचिंग वाला कलेक्ट करने लगा है। तो असली पावर किसके पास है? प्रिंसिपल के पास या कोचिंग वाले के पास?
ऑब्वियसली कोचिंग वाले के पास है, क्योंकि सारी फीस उसी के पास जा रही है। वैसे ही मुगल एम्पायर दिल्ली में बैठा था, पर असली पैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाने लगा। तीसरा जो चेंज था वो था लेजिटिमेसी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, ठीक है। ब्रिटिशर्स को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट का स्टैंप मिल गया। पहले तक लोग उन्हें चोर लुटेरा फिरंगी कहते थे, लेकिन अब दीवानी राइट्स के साथ वो बोल सकते थे हमारा काम लीगल है, हमें एम्पायर ने अथॉरिटी दी है। और जब एक काम लीगल बन जाता है तो दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब आप लोगों की लेजिटिमेसी क्या होता है, आप सबके माइंड में भी आ रहा होगा कि लेजिटिमेसी क्या होता है, क्योंकि पूरी वीडियो में लेजिटिमेसी अब आया है ये वर्ड। तो मैं आपको बताऊं कि बक्सर के बाद जो 3 चीज़ें खतरनाक हुई, लेकिन उनमें सबसे खतरनाक थी लेजिटिमेसी। ये सबसे खतरनाक हो गया, क्योंकि लेजिटिमेसी का मतलब होता है जायज़। मतलब जायज़ हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आना। तो जैसे कि आप अपनी सरकार को ना चाहे अच्छा बोलो या बहुत बुरा बोलो, उससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई बात नहीं। वो गवर्नमेंट ना हमारी गवर्नमेंट है। वो जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। 100 करोड़ वोटर्स ने आशीर्वाद दिया है। ये जबरदस्ती की सरकार नहीं है, ये लेजिटिमेट सरकार है। डेमोक्रेसी का या किसी भी गवर्नमेंट का जो फर्स्ट क्वालिटी चाहिए होती है, वो चाहिए होती है लेजिटिमेसी। जैसे कि अपने इंडिया में नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी लेजिटिमेट गवर्नमेंट लेजिटिमेट पीएम है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि एक दिन ना मैं किसी कंट्री में गई और वहाँ जाके मैंने कब्जा जमा लिया, ठीक है। वहाँ के सारे लोगों पर मैं राज कर रही हूँ अब, ठीक है। तो राज तो चल रहा है, लेकिन ये लेजिटिमेट नहीं है, जायज़ नहीं है। और जब जायज़ नहीं होता ना, तो दुनिया रिएक्ट करती है। दुनिया कहती है कि आप सही नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पे लूट पाट कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो लोगों के साथ। तो ये लेजिटिमेट रूल नहीं है, ये डेमोक्रेटिक रूल नहीं है। इसको डेमोक्रेटिक या लेजिटिमेट सरकार नहीं कहेंगे, इसको ज़बरदस्ती की सरकार कहेंगे मेरी लैंग्वेज में। तो ऐसा ही कुछ ना ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी हुआ। तो वहाँ के लोग ना ये सोचने लगे कि ये ना उस एरिया में जाकर लूट पाट कर रहे हैं, मतलब इंडिया में आकर लूट पाट कर रहे हैं। उनके साथ ज़बरदस्ती की सरकार बना के बैठे हैं, लोगों के साथ गलत चीज़ें हो रही है। तो क्योंकि इनमें जितने भी लोग थे वो पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, और यही चीज़ें थी। तो ये जो पॉलिटिशियंस थे ना, उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि तुम लोग तो खराब लोग हो, तुम लोग लूट पाट कर रहे हो। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ तो मानते हैं कि XYZ एक स्टूडेंट है, वो फ्यूचर में ना एक IAS ऑफिसर बनते हैं और अपने एरिया में टैक्स एंड रेवेन्यू लेते हैं, ठीक है। और अदर एंड एक मान लेते हैं अक्षय नाम का लड़का है, ठीक है, उसने लोगों से ज़बरदस्ती पैसे हड़पे। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है, XYZ स्टूडेंट लेजिटिमेसी है, ठीक है, वो लेजिटिमेट कर रहा है, वो लेजिटिमेसी कर रहा है। और दूसरी हैंड जो वो है अक्षय नाम का लड़का, वो लेजिटिमेट नहीं कर रहा, वो ज़बरदस्ती पैसे हड़प रहा है लोगों से। तो ये हुआ बैटल ऑफ बक्सर से चेंज। बैटल ऑफ बक्सर में तुम्हें मिल गई लेजिटिमेसी, मतलब उनको मिल गई लेजिटिमेसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर के बाद प्रैक्टिकली ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई इंडिया की रियल रूलर। मतलब बक्सर के बाद रिजल्ट्स क्या रहे, बैटल ऑफ जो बक्सर है ना, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई इंडिया की रियल रूलर। बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे सबसे रिच प्रोविंसेस का पैसा अब उनके पास आता था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बन गया और मुगल एम्पायर बस एक नाम का राजा बन के रह गया। इमेजिन करो आप लोग, जिस एम्पायर का नाम सुनकर दुनिया कांप जाती थी, उस एम्पायर का राजा अब ब्रिटिशर्स का पेंशन पे जी रहा है, मतलब उनकी पेंशन पे जी रहा है। ये थी इंडिया की ट्रेजेडी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या समझा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया में ट्रेड के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर भी ले ली। मुगल ने इनिशियली ब्रिटिशर्स को सिर्फ व्यापारी समझा, इसलिए उन्होंने रेसिस्ट नहीं किया। नादिर शाह का अटैक 1739 मुगल एम्पायर को वीक कर गया और ब्रिटिशर्स को इंडिया कंट्रोल करना इजी लगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में मीर जफर की गद्दारी से ब्रिटिशर्स ने जीत हासिल की और कॉन्फिडेंस मिला। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स,
लेजिटिमेसी और रियल पावर मिली और मुगल एम्पायर बस नाम का राजा रह गया। मतलब ट्रेस से शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिया में ब्रिटिश रूल बन गया। तो अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ क्वेश्चंस, तो आप लोग मुझे ना इसे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स जरूर बताना, ठीक है। पहला, नादिर शाह का अटैक मुगल एम्पायर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था। दूसरा, प्लासी में ब्रिटिशर्स जीत का असली रीजन क्या था, ठीक है। बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स को क्या एडवांटेज मिला, ये तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना और शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में अपने आंसर लिख के देना, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने अपना रूल और एक्सपेंड कैसे किया, और लेक्चर कंटिन्यू रहेगा और आपको नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगी चीज़ें, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप लर्निंग विद पॉलिटी समझ A to Z। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आप सब अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।